Greetings everyone, my name is K.S. Deepak and on behalf of Sheila S, I welcome you all in today's news analysis. Today I will be discussing those articles which were there in the Hindu's Delhi edition. So which are those articles? Let's start. So the first article is on the CJI, the Chief Justice of India. तो Chief Justice of India में मैंने काफ़ी डिटेल में उनके क्वालिफिकेशंस, एलिजिबिलिटी काफ़ी चीज़ों में मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ मैं. So I will be referring to that article here. Second one is on G20, Group of 20. तो यहाँ पे G20 में कौन से मेंबर्स हैं, वो कैसे इवॉल्व हुए हैं, उनमें क्या क्या है नेगेटिविटीज़, क्या है प्रॉस, क्या है कॉन्स, क्या है वे फॉरवर्ड. सो ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्कसिंग इन आवर सेकेंड आर्टिकल. थर्ड वन इज ऑन यूएन सैंक्शंस. यूएन के सैंक्शंस क्या है, सैंक्शन रेजिम्स क्या है, आर्टिकल में CTC का जिक्र है, तो ये CTC क्या है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे. फोर्थ वन इज ऑन इंडिया ऑस्ट्रेलिया फिल्म ट्रीटी. तो यहाँ पे हम लोग क्या है फिल्म ट्रीटी, क्या है उसका यूज़, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है और क्यों हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एज वेल एज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सॉफ्ट पावर, द हार्ड पावर, स्मार्ट पावर, ये सब क्या चीज़ें हैं और क्यों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर फोर्थ आर्टिकल. द फिफ्थ वन इज ऑन चाइना ताइवान. सो चाइना ताइवान काफ़ी दिन से न्यूज़ में है. आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एन आर्टिकल फॉर यू गाइज इन आवर प्रीवियस एडिशन, सो आई विल बी रेफरिंग टू दैट आर्टिकल हियर. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट वन विच इज़ ऑन CJI. तो जैसे मैंने कहा CJI के लिए मैंने काफ़ी डिटेल में मैंने 5 अगस्त में न्यूज़ एनालिसिस में मैंने प्रोवाइड किया है कि CJI के क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं, क्या उनके पावर्स होते हैं, क्या क्या उसके लिमिटेशंस, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे तरीके से उनकी क्या क्या पावर्स हैं, उन्हें कैसे रिमूव किया जाता है. ऑल दिस थिंग्स आई डिस्कस इन द 5 अगस्त विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. सो प्लीज़ रेफर टू द वीडियो हियर. नेक्स्ट इज अबाउट द G20, ग्रुप ऑफ 20s. सो फर्स्ट देखते हैं कि ग्रुप ऑफ 20s क्या है. व्हाट इज G20? सो इट्स एन इनफॉर्मल ग्रुपिंग. इट्स एन इनफॉर्मल ग्रुपिंग. कितने कंट्रीज का? 19 कंट्रीज का एज वेल एज यूरोपियन यूनियन. सो 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन फॉर्म्स G20. देन इट इज एन मिक्स ऑफ व्हाट? इट इज एन मिक्स ऑफ एडवांस्ड एज वेल एज इमर्जिंग कंट्रीज. सो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड इकोनॉमीज ही नहीं बट डेवलपिंग इकोनॉमीज भी है. सो इट्स एन मिक्स. Then it was formed after what? It was formed after 1997-1998 एशियन क्राइसिस. एशिया का जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 1997-1998 के करीब में, उस टाइम पे इसे फॉर्म करने का आइडिया आया था. क्यों? क्योंकि इट वाज एक्नॉलेज कि जो मार्केट स्टेबिलिटी है, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम है, उसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए हमें जितने भी इमर्जिंग इकोनॉमीज है, जितने भी इमर्जिंग कंट्रीज है, उन्हें साथ बैठकर कोई ऑर्गेनाइजेशन और या कोई फॉर्मेशन करना है, कुछ ग्रुपिंग फॉर्म करना है, और उस मकसद से फॉर्म हुआ G20. एंड एज आई सेड, उसमें क्या हुआ कि G7 के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स थे, दे एग्रीड टू एस्टैब्लिश व्हाट? टू एस्टैब्लिश G20 फाइनेंशियल मिनिस्टर्स एज वेल एज सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का मीट इन 1999. सो 1997-1998 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम को बरकरार रखने के लिए, उसे चुस्त दुरुस्त करने के लिए वी शुड हैव एन ग्रुपिंग जिसमें कि फाइनेंस मिनिस्टर्स एज वेल एज सेंट्रल बैंक के जितने भी गवर्नर्स हैं वो साथ बैठकर डिस्कस करें. सो दिस हैपेंड इन 1999. उसके बाद 2008 में अपना वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ 2008 में. तो अभी तक बात था कि सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर साथ बैठेंगे, जो सेंट्रल बैंक्स के जो गवर्नर्स है वो साथ बैठ के डिस्कस करेंगे. जब वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो और बढ़ गई. फिर उन्होंने डिस्कस किया कि जो लीडरशिप है, लीडर्स साथ आके डिस्कस करेंगे और उस बेसिस पे हम लोग का G20 का फॉर्मेशन जो है और थोड़ा सा मेच्योर हुआ. सो दैट इज हाउ द G20 हैज इवॉल्व्ड ओवर द इयर्स. विद दैट लेट्स सी द इश्यूज, क्यों ये G20 इंपॉर्टेंट है. सो द फर्स्ट कि इट अकाउंट्स फॉर वर्ल्ड पॉपुलेशन का 65% ये अकाउंट करते हैं. 79% ऑफ दिस वर्ल्ड ट्रेड. अब ये जो डाटा है इट वेरीज, कहीं कहीं पे 75% होता है, कहीं कहीं पे 79% होता है. सो इट वेरीज. 84% ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी, 79% ऑफ द वर्ल्ड कार्बन एमिशंस, 94% अबाउट द वर्ल्ड पेटेंट्स. सो ये सब जो है, ये सब कौन रिप्रेजेंट करता है? ये सब रिप्रेजेंट करता है वो कंट्रीज जो कि G20 में है. दैट इज वाई G20 इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. G20 एक फॉर्मेशन इसीलिए है क्योंकि इतना ज़्यादा स्टेक है उनमें. वर्ल्ड पॉपुलेशन का एक मेजर स्टेक, वर्ल्ड ट्रेड का स्टेक, इकोनॉमी का स्टेक, सब चीज़ों में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी एक मेजर स्टेक है. दैट इज वाई G20 जो है, G20 इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. विद दैट लेट्स सी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग कैसे होते हैं, कैसे ये फॉर्म करते हैं. सो जो प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंसी को सेलेक्ट करने के लिए जो 19 कंट्रीज, आई थिंक यू रिमेंबर कि G20 क्या है, 19 कंट्रीज
प्लस यूरोपियन यूनियन का ग्रुपिंग है। सो यहाँ पे जो 19 कंट्रीज है, 19 कंट्रीज को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और हर ग्रुप में 4-4 कंट्रीज हैं। और जो प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंसी रोटेट करता है इन ग्रुप्स में। सो इंडिया कौन से ग्रुप में है? इंडिया इज इन ग्रुप 2। किसके साथ? रशिया, साउथ अफ्रीका और टर्की के साथ। अब इनकी जो सेक्रेटरीट है या हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? सो G20 डस नॉट, इनके पास ना सेक्रेटरीट है, ना परमानेंट सेक्रेटरीट है, ना हेडक्वार्टर्स है। तो ये कैसे फंक्शन करते हैं? जो कंट्री प्रेसिडेंसी में सेलेक्ट होता है, जो कंट्री प्रेसिडेंसी होल्ड करता है, वो कंट्री टेम्पररी सेक्रेटरीट फॉर्म होता है, वो कंट्री में टेम्पररी सेक्रेटरीट एज वेल एज हेडक्वार्टर्स का काम करता है वो। एंड इसमें इंटीग्रेशन लाने के लिए, क्योंकि परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है और हेडक्वार्टर्स नहीं है, तो इसमें जो इंटीग्रेशन लाने के लिए देयर इज अ सिस्टम नोन एज ट्रोइका। अब ट्रोइका काफ़ी बार न्यूज़ में आ चुका है। सो ट्रोइका क्या है? फॉर एग्जाम्पल, इस साल इंडिया परमानेंट मेंबर, इस साल जो है इंडिया है प्रेसिडेंट, नेक्स्ट साल यूएस है मान लीजिए, और पिछले साल अर्जेंटीना था। तो ट्रोइका के हिसाब से अर्जेंटीना हम लोग को गाइड करते हैं, क्योंकि वो पिछले साल प्रेसिडेंट रहे हैं, तो उनको पता है कैसे फंक्शनिंग करना है। वो हमें गाइड करते हैं क्योंकि हम लोग इस साल फंक्शनिंग कर रहे हैं, हम लोग इस साल के प्रेसिडेंट हैं, और हम दोनों मिलकर यूएस को गाइड करते हैं जो कि अगले साल प्रेसिडेंसी फॉर्म करता है। सो इस वजह से क्या होता है, जो फंक्शनिंग है और जो स्ट्रक्चर है उसमें एक कंटिन्यूम बना रहता है, एंड दैट सिस्टम इज नोन एज ट्रोइका। नेक्स्ट is that it ensures what? It ensures continuity. जैसे मैंने कहा, what it does, it ensures continuity and consistency when it comes to the group's agenda. तो फंक्शनिंग जो है, फंक्शनिंग का एक अच्छा फॉर्मेशन होता है ट्रोइका के कारण, so which is quite important. With that, let's move to our tracks. ये जो फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग को हम लोग कैसे डिवाइड करें? As I told, G20 जो है, G20 over the years डेवलप हुआ है। तो G20 का जो वर्क्स है वो भी डेवलप हुआ है। वन ऑफ द मेजर वर्क इज द फाइनेंशियल ट्रैक। फाइनेंशियल ट्रैक में जो मॉनेटरी पॉलिसीज है या जो फिजिकल इश्यूज है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, उसमें चेंजेस जो हैं, उसमें कैसे चेंजेस लाने चाहिए, ये सब चीज़ों में हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि है बैकबोन ऑफ G20। G20 का जो मकसद था वाज टू इम्प्लीमेंट, वाज टू हैव इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोलैबोरेशन। नेक्स्ट ट्रैक इज नोन एज शर्पा ट्रैक। शर्पा ट्रैक में क्या होता है? यहाँ पे जो ब्रॉडर इश्यूज है, फॉर एग्जांपल आपका पॉलिटिकल एंगेजमेंट हो गया, एंटी करप्शन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, इन सब चीज़ों में ये डिस्कस करते हैं, एंड दैट इज हाउ द ट्रैक्स, द वर्क्स ऑफ G20 हैज बीन डिवाइडेड। इसके साथ साथ G20 के काफ़ी और वर्क्स भी हैं। दीज आर द वर्क्स दैट G20 डज विद NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ ये सब फंक्शंस करते हैं। सो व्हाट इज दिस B20? सो B20 इज ग्रुप ऑफ बिजनेसेस। जो ग्रुप ऑफ बिजनेसेस है उनके साथ वो डील करते हैं, दैट इज नोन एज B20। जो सिविल लिबर्टीज हैं, सिविल सोसाइटीज हैं, उनके साथ डील करते हैं, उसे कहते हैं C20। जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ डील करते हैं, दैट इज नोन एज L20। सिमिलरली ट्रेड थिंक टैंक्स के साथ डिस्कस करते हैं, उनको कहते हैं T20। एंड यूथ के साथ, यूथ ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करते हैं, उसे कहते हैं Y20। सो दिस इज हाउ द फंक्शनिंग ऑफ G20 हैज बीन डिवाइडेड। विद दैट लेट्स सी कि कैसे इवॉल्व है ना। आई थिंक आई टोल्ड यू कि G20 का जो रोल है वो ओवर द ईयर्स डेवलप हुआ है। सो एंड G20 इज अ मिक्स ऑफ डेवलपिंग एज वेल एज डेवलप्ड कंट्रीज। यहाँ पे देखें कि पहले था G7। G7 में अगर आप ध्यान दें तो दीज ऑल आर डेवलप्ड इकोनॉमीज, जापान, UK, US, जर्मनी, इटली वगैरह वगैरह। उसमें फिर क्या हुआ? उसमें फिर उन लोगों को लगा कि इंटरनेशनल सिस्टम में एक कोलैबोरेशन लाने के लिए हमें रशिया को भी ऑन बोर्ड लाना चाहिए, रशिया को भी हमें इंक्लूड करना चाहिए। सो G7 प्लस रशिया बिकेम G8। फिर 2014 में आपको याद होगा देयर वाज एनेक्सेशन ऑफ क्रीमिया। क्रीमिया का एनेक्सेशन किया गया था रशिया के थ्रू, और इस वजह से इसके अगेंस्ट काफ़ी सैंक्शंस लगे, और इस वजह से रशिया वाज किक्ड आउट, रशिया को बाहर निकाल दिया गया। सो इस वजह से क्या हुआ? जो G8 अगेन बिकेम G7। सो ये है चीज़ें। और बैकग्राउंड में जैसे मैंने कहा G20 का फॉर्मेशन हुआ जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस बना, और वहाँ पे काफ़ी सारे डेवलपिंग कंट्रीज भी आए। यू मस्ट सी दैट इंडिया इज ऑल्सो मेंबर। सो ये जो मेंबरशिप है, कौन से कंट्रीज हैं, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स। प्रीलिम्स में आपके मेंबरशिप्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो प्लीज रेफर टू दिस। With that, let's move to our next aspect, which is the achievements and challenges. क्या क्या है achievements, क्या क्या है challenges देखते हैं। So first achievement is that it is flexible. अब ये क्यों flexible है? क्योंकि काफ़ी सारे countries हैं,
आपके काफ़ी सारे जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो भी हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं वो भी हैं, उसमें डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज भी हैं, और इस वजह से जो प्रेसिडेंसी है वो भी चेंज कर रहा है, और इस वजह से इट इज़ फ्लेक्सिबल। एंड जैसे मैंने कहा, इट इज़ एन मिक्स ऑफ डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग इकोनॉमीज, और क्योंकि डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज साथ आ रहे हैं, दैट इज वाई इट इज इंक्लूसिव इन नेचर। अगेन इट इज ऑल्सो हैविंग एन कोऑर्डिनेटेड एक्शन, एंड देन इट फैसिलिटेट्स इन इंक्रीजिंग इन लैंडिंग। अब ये कैसे करेगा? जहाँ पे आप फाइनेंशियल सिस्टम्स में आप एक ग्रुपिंग ला रहे हो, फाइनेंशियल सिस्टम्स में सब आदमी लोग, सब जो बैंक्स हैं वो साथ बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं, फाइनेंशियल सिस्टम्स में आप मेच्योरिटी ला रहे हो, देन इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इन लैंडिंग। एट द सेम टाइम इट ऑल्सो हेल्प्स इन quick deployment of the emergency funding. So that is what is there when it comes to the achievements. Along with that, काफ़ी सारे रिफॉर्म्स की भी बात की गई है। फॉर एग्जाम्पल, एक रिफॉर्म था जिसे कहते हैं बेस इरोशन, BEPS, बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शेयरिंग। अब यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है इस पे भी काम किया गया, किसके थ्रू? G20 के थ्रू, एंड एज वेल एज बेटर कम्युनिकेशन। जब सब कंट्रीज साथ आकर डिस्कस करते हैं, टेबल में बैठ कर डिस्कस करते हैं, सो दे इंटीग्रेट एंड एज वेल एज दे इंक्रीज द कम्युनिकेशन। सो दीज आर द अचीवमेंट्स ऑफ G20। नाउ लेट्स सी द चैलेंजेस। क्या क्या है चैलेंजेस? द फर्स्ट चैलेंज इज दैट देयर इज नो एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, जितने भी मेजर्स लिए जा रहे हैं, वो जो मेजर्स है उन्हें एनफोर्स करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स अबाउट द कॉन्शियंस अबाउट ऑफ द लीडर्स। जो लीडर्स हैं, जो कंट्रीज हैं, वो कितने रिस्पेक्ट करते हैं इंटरनेशनल लॉज को और इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स को, दैट कम्स हियर। बट जो एनफोर्समेंट जो मैकेनिज्म है, दैट इज नॉट देयर, एंड दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज। सिमिलरली इसमें क्या है, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग। अब लीगली बाइंडिंग का क्या मतलब? फॉर एग्जांपल, कोई डिसीजन है कि आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो फलाना फलाना होना चाहिए, या जो बैंक्स है उसमें फलाना फलाना रेट्स होना चाहिए। इन दैट केस जो गवर्नमेंट है, इट इज़ नॉट लीगली बाउंड, वो बाउंड नहीं है कि उन्हें ये जो मेजर्स है वो रेटिफाई करने ही करने। इट डिपेंड्स अपॉन कि वो जो इंटरनेशनल लॉज है और इंटरनेशनल जो स्ट्रक्चर्स है उसे कितने रेस्पेक्ट करते हैं, एंड दैट इज़ वन ऑफ द चैलेंजेस। अगर कोई ऐसा कंट्री है जो कि रेस्पेक्ट नहीं करता इंटरनेशनल लॉज को, देन वहाँ पे उनके लिए कोई बाइंडिंग नेचर नहीं है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज व्हेन इट कम्स टू द चैलेंजेस ऑफ G20। विद दैट लेट्स मूव टू अ थर्ड आर्टिकल विच इज ऑन UN सैंक्शंस। सैंक्शंस के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद कि क्या है स्ट्रक्चर। ना जो UN का स्ट्रक्चर है वो मैंने काफ़ी डिटेल में, मैंने 4 अगस्त का जो वीडियो है वहाँ पे डिस्कस किया है मैंने, कि क्या क्या ऑर्गन्स है UN के सिक्योरिटी काउंसिल में, क्या क्या पावर्स हैं, ट्रस्टेड काउंसिल का क्या स्ट्रक्चर है, क्या है उसके इफेक्टिवनेस, क्या है उसकी इनफेक्टिवनेस, देन UN एज सच में क्या ज़रूरत है, रिलेवेंस क्या है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में, क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने 4 अगस्त के वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात किया है। सो प्लीज़ रेफर टू दैट वीडियो, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू द मेन्स। यहाँ पे बात करते हैं सैंक्शंस के बारे में। सैंक्शंस कौन से? सो व्हाट इज सैंक्शंस? तो सैंक्शंस क्या है? दे आर कोएर्सिव मेजर्स। कुछ कोएर्सिव मेजर्स है विच कैन बी अप्लाइड टू डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक या कल्चरल रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स। एंड ये क्या होते हैं? ये जनरली नॉन मिलिट्री नेचर होते हैं, इसमें कोई मिलिट्री एक्शन नहीं होता है, एंड दैट कैन बी इम्पोज्ड बाय वन कंट्री अगेंस्ट अनदर। फॉर एग्जाम्पल, जो US सैंक्शंस लगाते हैं रशिया के अगेंस्ट, या US सैंक्शंस लगाते हैं ईरान के अगेंस्ट, सो दे आर यूनिलैटरल सैंक्शंस, या कलेक्टिव सैंक्शंस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड नेशंस अगर रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस लगाए या ईरान के अगेंस्ट सैंक्शंस लगाए, सो दैट इज नोन एज कलेक्टिव सैंक्शंस। सो वी आर हैविंग यूनिलैटरल सैंक्शंस एंड कलेक्टिव सैंक्शंस। विद दैट अंडरस्टैंडिंग, नाउ लेट्स सी कि क्या है उसके रैशनल, क्या रीजंस हैं सैंक्शंस लगाने के। सो फर्स्ट रीजन इज दैट इट इंड्यूसेस फॉर टॉक्स। जब आप सैंक्शंस लगाते हो तो जो प्रेशर बनता है लीडरशिप में वो बन जाता है, प्रेशर्स आ जाते हैं, लीडरशिप एक कम्स अंडर प्रेशर, द कंट्री एज सच कम्स अंडर प्रेशर, एंड दैट मेक्स देम फोर्स्ड टू कम टू द टॉक्स। जो टॉकिंग टेबल, जो डिस्कशन टेबल है, डिस्कशन टेबल में आने के लिए उन्हें फोर्स करते हैं। दैट इज द फर्स्ट रैशनल। सेकेंड रैशनल इज दैट इट एनकरेजेस डिसकंटेंट बाय द मासेस। एनकरेजेस डिसकंटेंट बाय द मासेस। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये
कि जब भी आप सैंक्शंस लगाते हो, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, जो फूड सिक्योरिटी है वो कम जाता है, प्राइसेस जो है वो चढ़ जाते हैं। इस वजह से क्या होता है कि लोगों में आक्रोश पैदा हो जाता है और इस वजह से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज में आपको पता होगा कि इलेक्शंस चलते हैं, जो लीडरशिप है, लीडरशिप के अंदर प्रेशर आ जाता है कि अगर वो स्टेप्स नहीं ले तो हो सकता है कि आपका लीडरशिप जो है वही चेंज हो जाए, जो पार्टी है वो चेंज हो जाए। सो दैट इज द सेकेंड रैशनल। थर्ड रैशनल इज ग्लोबल आइसोलेशन। ग्लोबल आइसोलेशन में सप्लाई चेंज हो गए या फाइनेंशियल सिस्टम्स हो गए, उससे आप अलग थलग कर दिए जाते हो और इस वजह से आपकी जो कंट्री है, कंट्री कम्स अंडर प्रेशर, और दैट इज द थर्ड रैशनल। द फोर्थ रैशनल इज दैट इट अवॉइड्स डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। अब ये क्या है? नाउ एज आई टोल्ड, यहाँ पे दीज सैंक्शंस आर नॉन मिलिट्री नेचर। नॉन मिलिट्री नेचर होने के कारण क्या होता है कि आप मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में इंडल्ज नहीं होते। मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में अगर इंडल्ज हो गए तो वहाँ पे काफ़ी और चीज़ें आ जाती हैं, जो कोलैटरल डैमेज है वो हो जाते हैं, जो लोग हैं, लोग बेकार के परेशान हो जाते हैं, लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, पीस जो है सोसाइटी का वो बिगड़ जाता है। सो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं होती है बिकॉज इट अवॉइड्स डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। सो दैट इज द रैशनल व्हेन इट कम्स टू सैंक्शंस। अब देखते हैं कि क्या क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं इसके साथ साथ। इम्पैक्ट्स में जैसे मैंने डिस्कस किया, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, जो प्राइसेस है वो बढ़ जाएंगे। आपको अगर फाइनेंशियल सिस्टम से अलग थलग कर दिया गया तो जो फूड प्राइसेस है वो बढ़ जाता है, सो इसके कारण फूड क्राइसिस हो सकता है। जो ऑयल है, ऑयल का दाम बढ़ सकता है। ट्रेड है, ट्रेड सप्लाई चेन जो है वो कट जाते हैं, इस वजह से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो देयर इज दिस डिस्ट्रप्शन इन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। सिमिलरली अगर ये सब चीज़ों में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कम जाए तो आपके जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, सोशल इंडिकेटर्स भी कम जाएंगे। जो सोसाइटी है, सोसाइटी में काफ़ी इश्यूज हो जाता है। अगर आप फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करोगे तो पॉवर्टी, इम्पोवरिशमेंट, ये सब चीज़ें जो है, हेल्थ जो स्टेटस है, डिसीजेस जो है वो सब कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जो सोशल इंडिकेटर्स हैं वो कम जाएंगे। सो देयर इज जो स्टेटस है कंट्री का वो भी गिर जाएगा। देन देयर इज इम्पैक्ट ऑन नॉन टारगेट स्टेट्स। अब ये क्या है नॉन टारगेट स्टेट्स? Now this is kind of an disadvantage when it comes to sanctions. Sanctions का disadvantage है। अब ये कैसे disadvantage है? Now let me explain this. यहाँ पे अगर आप माने कि जो टारगेट स्टेट है, फॉर एग्जांपल सैंक्शंस में जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वहाँ पे जो टारगेट स्टेट कौन सा था? टारगेट स्टेट था रशिया। रशिया हुआ था टारगेट स्टेट, और इस वजह से जो इंटरनेशनल फोरम है, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, उन्होंने रशिया के अगेंस्ट सैंक्शंस लगा दिए कि एनर्जी हम लोग नहीं लेंगे, ऑयल आपसे नहीं लेंगे, या जो भी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ट्रेड, ये सब हम लोग रोक देंगे। पर इस वजह से क्या हुआ, काफ़ी सारे कंट्रीज से, फॉर एग्जांपल जर्मनी ऐसा कंट्री था जो कि, जर्मनी और यूरोपियन यूनियन जो है, ये सब वैसे कंट्रीज हैं जो कि एनर्जी के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट है? रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है। तो रशिया को जब आप यहाँ पे सैंक्शंस लगा रहे हो, सो एक इनडायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर आ रहा है? एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ जर्मनी एज वेल एज एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ यूरोपियन यूनियन। आप रशिया को आप सैंक्शंस लगा रहे हो तो इसके कारण क्या हो रहा है कि वहाँ पे जो फूड है, फूड जो है, जिसे हम लोग कहते हैं, रशिया यूक्रेन को हम लोग कहते हैं ग्रैनेडीज ऑफ द वर्ल्ड। जब आप रशिया को आप सैंक्शंस लगा रहे हो तो जो ग्रैनेडीज हैं वो रुक जा रहे हैं, वहाँ से जितने भी फूड है वो नहीं आ रहे, और इस वजह से कौन सफ़र कर रहा है? जो सब सहारन जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका में जितने भी कंट्रीज है वो सफ़र कर रहे हैं इस वजह से। सो दीज आर द नॉन टारगेट। जो सैंक्शंस लगाया गया वो उनके लिए नहीं था, सैंक्शंस था रशिया के लिए, बट उस वजह से जर्मनी और जो अफ्रीकन कंट्रीज है वो सफ़र कर रहे हैं। सो दैट इज द इम्पैक्ट ऑन नॉन टारगेट स्टेट्स। देन लेट्स सी कि क्या क्या है इनएफेक्टिवनेस। सो फर्स्ट इनएफेक्टिवनेस इज द ब्लैक मार्केट। जो सैंक्शंस है वो लीगल मैकेनिज्म है। अगर आपका जो रोल है ब्लैक मार्केट्स में है तो जो आप लीगल मैकेनिज्म को सर्कमवेंट कर सकते हैं, और दैट इज द फर्स्ट इनएफेक्टिवनेस। Second is a lack of unity among enforcing nations. For example, जब sanctions लगाने के बाद आया रशिया को, so Switzerland was quite not happy with this decision, क्योंकि वो जो चाहते थे वो नहीं चाहते थे कि रशियन जो बिजनेसेस है स्विट्जरलैंड में उनके ऊपर sanctions लगाए, बट आफ्टर ऑल उन्होंने लगाया। So that shows कि सब countries सेम पेज पे नहीं है when it comes to sanctioning, और that is one of the reasons of ineffectiveness of the sanctions. Third is national interest over economic interest. फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि जब सैंक्शंस लगाएंगे तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगा, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आएगा तो जो डिसकंटेंट है वो बढ़ेगा, डिसकंटेंट बढ़ेगा तो लीडरशिप है, लीडरशिप प्रेशर में आ जाएंगे। बट अगर आप मानते हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो मानते हैं कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी से भी ऊपर है हम लोग का नेशनल इंटरेस्ट,
जो प्राइड है, नेशनल जो प्राइड है, नेशनलिज्म जो है वो हम लोग सर्वोपरि रख रहे हैं, इन दैट केस ये जो डिसकंटेंट है, डिसकंटेंट ग्रो नहीं करेगा। लोग हैं सोचेंगे ठीक है ये हम लोग के नेशनल इंटरेस्ट के लिए, तो हम लोग थोड़ा बहुत सह लेंगे। सो इस वजह से डिसकंटेंट नहीं होगा। डिसकंटेंट नहीं होगा, जो लीडरशिप है, लीडरशिप वोंट कम अंडर प्रेशर। सो दैट इज द इनएफेक्टिवनेस व्हेन इट कम्स टू सैंक्शंस। नेक्स्ट इज अल्टरनेटिव्स टू सैंक्शंस। अब अल्टरनेटिव्स में क्या है? फॉर एग्जांपल जब 2014 में और जब अब सैंक्शंस लगाए गए थे तो रशिया को फाइनेंशियल जो इसमें स्पीयर में उन्हें आइसोलेट किया गया था। इस वजह से एक ट्रांजैक्शन सिस्टम था जिसे कहते हैं स्विफ्ट से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। बट स्विफ्ट से जैसे ही बाहर निकाला तो उन्होंने क्या किया? दे हैव एन सिस्टम, अल्टरनेट सिस्टम उन्होंने लॉन्च किया जिसे कहते हैं SPFS, फाइनेंशियल सिस्टम। और इससे क्या हुआ कि दे काइंड ऑफ सर्कमवेंटेड दी सैंक्शंस के अगेंस्ट उन्होंने अपना ही लॉन्च कर दिया फाइनेंशियल सिस्टम, और इस वजह से दे हैड लिटिल इफेक्ट व्हेन इट कम्स टू सैंक्शंस। सो दैट इज द इनफेक्टिवनेस ऑफ सैंक्शंस। नेक्स्ट इज द डोमिनेंट पोजीशन ऑफ द लीडर्स। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि पुतिन साहब, सो पुतिन इज हैविंग एन मेजर इमेज इन रशिया। उनका जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनका जो इमेज है वो काफ़ी सर्वोपरि है, एंड इस वजह से क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी में जो प्रेशर है वो प्रेशर बिल्डअप नहीं हो पाता है। प्रेशर अगर बिल्डअप हो भी पाता है तो जो लीडरशिप है क्योंकि इतना स्ट्रांग है, दे कुड कंट्रोल दिस डिसकंटेंट। सो दैट इज एन इनफेक्टिवनेस ऑफ सैंक्शंस। एंड द लास्ट वन इज वीटो बाय परमानेंट मेंबर्स। आपको पता होगा कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आपके पास 15 मेंबर्स हैं, यूएनएससी में 15 मेंबर्स होते हैं। ये 15 मेंबर्स में 10 मेंबर्स जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, एंड जो 5 है वो परमानेंट मेंबर्स होते हैं। यहाँ पे जो 5 मेंबर्स हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं, उनके पास एक पावर्स है जिसे कहते हैं वीटो। ये वीटो जब भी परमानेंट मेंबर्स में क्या होता है कि वीटो में वो कोई भी प्रपोजल जो है वो डायरेक्टली वो चाहिए तो डिसॉल्व कर सकते हैं, वो चाहिए तो ना कह सकते हैं। और दैट इज वन ऑफ द इनफेक्टिवनेस ऑफ सैंक्शंस। यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि सैंक्शंस दो टाइप के होते हैं। देयर इज दिस स्पेसिफिक सैंक्शंस जो कि यूनिलैटरल सैंक्शंस है, एज वेल एज कलेक्टिव सैंक्शंस भी हैं। कलेक्टिव सैंक्शंस यहाँ पे रशिया के ऊपर नहीं लगने का रीजन ही यही था कि देयर इज दिस वीटो। जो रशिया है, रशिया इज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ P5, और क्योंकि P5 का मेंबर है उन्होंने क्या किया, उन्होंने वीटो लगा दिया जब उनके अगेंस्ट सैंक्शंस की बात चली। तो इस वजह से यूनाइटेड नेशंस फेल्ड टू हैव एन कलेक्टिव सैंक्शंस ऑन रशिया, और इस वजह से क्या कर रहे हैं, कंट्रीज यूनिलैटरली ही सैंक्शंस लगा रहे हैं। सो दैट इज अनदर इनएफेक्टिवनेस ऑफ दिस सैंक्शंस। विद दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सैंक्शंस, लेट्स मूव टू द सैंक्शन रेजिम। सैंक्शन रेजिम जो जिसका जिक्र ये आर्टिकल में है वो क्या है? सो फर्स्ट लेट्स सी, a sanction regime, a regime is a collection of sanctions, measures put in place by a particular set of purpose। क्या है वो पर्पस? वो पर्पस हो सकता है कि थीमेटिक हो, थीमेटिक मतलब कोई पर्टिकुलर इशू के लिए, फॉर एग्जांपल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए हो सकता है, या टेररिस्ट पर्पसेस के लिए हो सकता है। अदरवाइज इट कुड बी ज्योग्राफिक ऑल्सो, फॉर एग्जाम्पल साउथ ईस्ट एशिया के लिए, या साउथ एशिया के लिए, या यूरोपियन यूनियन के लिए, कोई एक ज्योग्राफिकल लोकेशन के लिए भी ये हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट एज ऑफ नाउ जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, यूएनएससी में कितने सैंक्शन रेजिम्स है? देयर इज 14 ऑनगोइंग सैंक्शन रेजिम्स। किस किस के लिए? पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, या जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है उसे रोकने के लिए हो सकता है, काउंटर टेररिज्म के लिए हो सकता है। तो ये सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए, ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए वी आर हैविंग 14 सैंक्शन रेजिम्स एज ऑफ नाउ। ये जो है हर रेजिम्स को डिसाइड करने के लिए कैसे चलेगा, क्या क्या मेजर्स होने चाहिए, उसके लिए इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय होम, बाय ए सैंक्शन कमिटी। सैंक्शन कमिटी को कौन चेयर करता है? ए नॉन परमानेंट मेंबर। नाउ जैसे मैंने डिस्कस किया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इसमें जो चेयर होता है सैंक्शन कमिटी में वो कौन होते हैं? ये जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में से कोई होता है। एज ऑफ 2022 कौन है इसकी चेयर? इसकी जो चेयर है इंडिया। इंडिया इज द परमानेंट चेयर ऑफ दिस सैंक्शंस कमिटी। जब हम लोग बात करेंगे सीटीसी का, देन आई विल टेल यू अबाउट दिस इंडियाज रोल। यहाँ पे अभी डिस्कस करते हैं कि कैसे वो प्रूडेंट बने, कैसे ये सैंक्शंस है उसमें और मैच्योरिटी लाया गया। सो 2005 वर्ल्ड समिट में ये डिसाइड हुआ कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जितने मेजर्स लिए जा रहे हैं सैंक्शंस में, दैट शुड बी क्लियर एज वेल एज फेयर और क्लियर प्रोसीजर होने चाहिए इसको इम्पोज करने के लिए एज वेल एज इसे उठाने के लिए। सो इस मकसद से इनके पास कुछ काफ़ी सारे मेथड्स हैं, काफ़ी सारे चीज़ें वो किए हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज द फोकल पॉइंट ऑफ डीलिस्टिंग। डीलिस्ट करने के लिए कौन से मेजर्स आप कर सकते हो, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल सैंक्शंस जो है वो आप
काफ़ी सारे फॉरम्स में कर सकते हो, कल्चरल हो सकता है, डिप्लोमेटिक हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है। तो इसमें आप कौन से चीज़ को इंक्लूड करोगे, कौन से चीज़ को आप बाहर निकलोगे, उसके लिए एक प्रूडेंट मैकेनिज्म है नॉन एज फोकल पॉइंट फॉर डीलिस्टिंग। सेकेंड वन इज द ऑफिस ऑफ ऑम्बड्सपर्सन टू दी ISIL एज वेल एज अल-कायदा सैंक्शंस। तो ISIL एज वेल एज अल-कायदा को जो सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं उसमें क्लैरिटी लाने के लिए, उसमें जो भी है एम्बिग्विटी ना हो और जो फेयर एंड क्लियर सैंक्शंस हो, क्लियर प्रोसीजर्स हो, इसके लिए देयर इज आल्सो एन ऑम्बड्सपर्सन। So that are the measures that they have done to have fair and clear procedures. With that understanding, let's move to CTC, जो मैंने पहले जिक्र किया और जिसका जिक्र आर्टिकल में भी है CTC। तो देखते हैं कि CTC क्या है। So it is mandated to do what? It is mandated to implement क्या? By measures by member states the measures to prevent terrorist attacks। जो टेररिस्ट एक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल जितने भी टेररिस्ट एक्ट्स हो सकते हैं उसमें उसको जो प्रिवेंट करने के लिए इट इज़ मैंडेटेड। और ये जो मैंडेट है, मैंडेट कैसे प्रोवाइड किया गया? मैंडेट इज प्रोवाइडेड बाय द रेजोल्यूशंस, जो कि एक 2001 में आया नॉन एज 1373 एंड रेजोल्यूशन 1624 जो कि 2005 में आया। सो ये दो रेजोल्यूशंस के बेसिस पे इनका जो मैंडेट है, बेसिक मैंडेट है, वो स्किप्ड है, वो प्रिस्क्राइब्ड है। देन द डिसीजंस कैसे करते हैं, इसमें डिसाइड कैसे करते हैं? ये जो कमेटी है, ये कमेटी डिसाइड करता है कंसेंसस के बेस पे। वो डिस्कस करते हैं 2 दिन तक, उसके बाद नो ऑब्जेक्शन का एक सर्टिफिकेट होता है, उसके बेसिस पे वो डिसीजंस पे आते हैं। देन एज ऑफ नाउ, जिसे मैंने पहले भी कहा, 2022 के हिसाब से कौन है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव सीटीसी का? द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इज द करंट हेड, करंट चेयर ऑफ सीटीसी। सो इस वजह से ही सीटीसी के काफ़ी सारे मीटिंग्स होने वाले हैं रिसेंट टाइम्स में। So that is the aspects of CTC. With that, let's move to our next aspect which is on film treaty. यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो फिल्म ट्रीटी है वो क्या है। तो देखते हैं कि ये जो इशू है, ये जो न्यूज़ है वो क्या है। पहले इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साथ मिलकर ये ट्रीटी साइन किया, जिसे कहते हैं आपका जो ऑडियो विजुअल कोऑपरेशन ट्रीटी। जैसे ही इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने साइन किया, यूनियन कैबिनेट ने इसे अप्रूव भी किया। सो यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड साइनिंग ऑफ ऑडियो विजुअल कोऑपरेशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इट डज, इट एनेबल्स द डॉक्यूमेंट्स व्हिच फैसिलिटीज व्हाट को-प्रोडक्शन ऑफ द फिल्म्स बिटवीन द कंट्रीज। कोई भी फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए जो होना चाहिए उसमें को-प्रोडक्शन ला सकते हैं, 2 कंट्रीज मिल के प्रोड्यूस कर सकते हैं कोई भी फिल्म को। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज काइंड ऑफ एन अम्ब्रेला एग्रीमेंट, जहाँ पे हो सकता है कि प्राइवेट या हो सकते हैं कि क्वाजी गवर्नमेंट मतलब कि सेमी गवर्नमेंट या कि गवर्नमेंटल बॉडीज क्या कर सकते हैं, फिल्म्स को को प्रोडक्शन के लिए वो कंबाइन हो सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। और उसका जो अम्ब्रेला बॉडी है, उसका जो अम्ब्रेला मैकेनिज्म है, दैट इज ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन ट्रीटी। देन इट ऑल्सो डज व्हाट, ये जो है ये एडवांटेजेस हैं। क्यों इंडिया इसके लिए इतना फोर्स किया, क्यों इंडिया ने ऐसा कोई ट्रीटी साइन किया? तो फर्स्ट, इंडिया हैज़ काफ़ी सारे एक्सोटिक लोकेशंस, फॉर एग्जांपल कश्मीर इंसर्जेंसी और टेररिज्म को छोड़ें तो कश्मीर इज़ एन वेरी वंडरफुल प्लेस। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, जो नॉर्थ ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं, वो भी काफ़ी सुंदर है। वहाँ की जो नेचुरल लोकेशन है, नेचुरल जो एरोमा है, वो सब काफ़ी अच्छा है। तो वी कुड एक्सप्लॉइट दैट, एंड एज वेल एज वी आर हैविंग टैलेंट पूल, वी आर हैविंग द रिलेटिवली चीप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सब चीज़ों को हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और इंडिया क्या है, इंडिया कुड बिकम ए फेवर्ड डेस्टिनेशन बन सकता है फॉर फॉरेन फिल्म मेकर्स। नेक्स्ट, इससे क्या होगा, इससे जो इंडियन लोकल्स हैं उनमें क्या होगा, उनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी। और एज वेल एज क्या होगा, जो फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज भी कंट्री में आएगा। सो ये सिर्फ और सिर्फ आपका टैलेंट पूल नहीं बढ़ाएगा, ये सिर्फ उसे एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, इससे आपका जो स्टैचर है सिर्फ और सिर्फ वो नहीं बढ़ेगा, बट एट द सेम टाइम आपकी जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी भी बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पे लॉट ऑफ फंड आएगा। सो दैट इज़ द रीज़न कि इंडिया ने एज ऑफ नाउ इंडिया ने 15 कंट्रीज़ के साथ, 15 कंट्रीज़ के साथ ऐसे सिमिलर ट्रीटी साइन किए हैं। विद दैट अंडरस्टैंडिंग, लेट्स सी ये क्यों कर रहे हैं। सो यहाँ पे 3 कंसेप्ट है व्हेन इट कम्स टू पावर। पावर में हम लोग के पास 3 कंसेप्ट हैं। देयर इज द सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, स्मार्ट पावर। सो क्या होते हैं सॉफ्ट पावर? फॉर एग्जांपल जो आपके पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं या फॉरेन पॉलिसी, फॉर एग्जांपल हम लोग जो प्रेफर करते हैं, हम लोग बॉलीवुड देखते हैं, हॉलीवुड देखते हैं, जो यूएस की जो मूवीज़ हैं वो हम लोग देखते हैं। सो दैट इज़ द सॉफ्ट पावर ऑफ यूएस, दैट वी आर अफेक्शनेट अबाउट देयर मूवीज़। सो उनकी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं, एजुकेशन हो गया, कल्चर हो गया, डायस्पोरा हो गया, बिजनेस एंड इनोवेशन हो गया, फिल्म्स हो गए, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, सॉफ्ट पावर में आती हैं। वेराज जो भी कोवर्सिव स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जो भी कोवर्सिव स्टेप्स हैं वो किसके अंदर आते हैं,
हार्ड पावर के अंदर, और हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का जो मिक्सचर है, जो मिक्स है, उसे अगर हम लोग प्रोपोर्शनेटली यूज करें तो उसे हम लोग कहते हैं स्मार्ट पावर. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पावर दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ. विद दैट लेट्स मूव टू आवर 5th आर्टिकल विच इज ऑन चाइना ताइवान ड्रिल्स. यहाँ पे चाइना ताइवान का काफ़ी टाइम से वो न्यूज़ में है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रिसेंट ड्रिल्स दे हैव बीन कंडक्टिंग. सो मैंने क्या किया है, मैंने 9 अगस्त में मैंने काफ़ी डिटेल में मैंने एक वीडियो में बना चुका हूँ, जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि पीआरसी क्या है, आपका आरओसी क्या है, क्या क्या पॉलिटिकल पार्टीज थे, क्यूमिंगतांग, द सीसीपी, कैसे क्यूमिंगतांग आरओसी में गया, कैसे वहाँ पे डीपीपी आया, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, जो वन चाइना पॉलिसी है उनका उसमें नैरेटिव क्या है, केएमडी कैसे देखता है वन चाइना पॉलिसी को, सीसीपी कैसे देखता है वन चाइना पॉलिसी को, वन चाइना पॉलिसी वन चाइना प्रिंसिपल से कैसे डिफरेंशिएटेड है. तो ये सब चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई है 9 अगस्त की. सो प्लीज रेफर टू द आर्टिकल हियर, इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट. विद दैट लेट्स मूव टू द क्विज ऑफ द डे. अब देखते हैं आज क्विज क्या है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के ऊपर क्वेश्चंस हैं. The second one is on the G20, जिस पे हम लोग ने डिस्कस की है. So these two questions are quite straightforward questions. The answer to these questions would be provided along their explanations in the PDF of the video's description. So please refer to the questions here and try to attempt these questions in the comment section. So I hope that you all learned a lot. We would be also providing you the PDF of this PPT in the Telegram group as well as in the video's description. So please refer to the PDF also. So study hard. Work hard as well as stay safe. We would be doing the same for you guys. See you soon.